कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ के 6th वीडियो में आज हम समझेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। साथ ही हम जानेंगे वेरिएबल्स के प्रकारों के बारे में। उसके अलावा हम समझेंगे कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर और इनिशियलाइज किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद हम समझेंगे कि वेरिएबल के नेमिंग के रूल्स क्या होते हैं। साथ ही हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वेरिएबल के। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर है जिसमें हम डेटा जैसे कि नंबर, टेक्स्ट आदि को स्टोर करते हैं। तो वेरिएबल को हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं? वेरिएबल को हम किसी कंटेनर की तरह अज्यूम कर सकते हैं। जैसे हम कंटेनर में कोई सामान स्टोर करते हैं वैसे ही हम वेरिएबल्स में डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, हमारे घरों में कंटेनर होता है, किचन में कंटेनर होता है, जो किचन में डब्बे होते हैं उन्हीं को हम कंटेनर कहते हैं। ठीक है, ये किसी भी तरह का कंटेनर हम इमेजिन कर सकते हैं और हर कंटेनर में कुछ ना कुछ रखा जाता है। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग की दुनिया में वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स का उपयोग किया जाता है डेटा को स्टोर करने में। ठीक है, और डेटा किस तरह के डेटा जैसे कि नंबर, टेक्स्ट इत्यादि। ठीक है, इनको स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का उपयोग करते हैं। इसे आप एक डब्बे या बॉक्स की तरह समझ सकते हैं जिसमें आप कुछ रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा ही होता है हमारे घरों में कि हमारे पास जो बॉक्सेस होते हैं या कंटेनर होते हैं उसमें हम कुछ सामान रख देते हैं और जब ज़रूरत होती है तो हम उस कंटेनर से उस सामान को निकाल कर उसका उपयोग या इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वेरिएबल्स की कुछ विशेषताएं हैं, एक एक करके हम उनकी विशेषताओं को देख लेते हैं। हर वेरिएबल का एक नाम होता है। तो जब भी हम कोई वेरिएबल बनाएंगे किसी भी लैंग्वेज में तब वेरिएबल को एक नाम देना जरूरी है। जिस तरीके से एज, नेम, ठीक है, ये क्या है? ये वेरिएबल्स हैं। इनमें हम क्या कर सकते हैं? वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। हर वेरिएबल का एक टाइप होता है। तो जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि ये वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। इंटीजर टाइप की, इंटीजर मतलब जैसे हमारे पास नंबर हो गया 1 2 3 4, ठीक है, ये सारे इंटीजर कहलाते हैं। इंक्लूडिंग निगेटिव नंबर जैसे -1 -2 -3, ये सब क्या है? इंटीजर्स है। उसके बाद में कि आपका जो वेरिएबल होगा वो फ्लोट टाइप के नंबर स्टोर करेगा। क्या? फ्लोट टाइप के नंबर मतलब ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल होता है, जैसे 4.5, 6.8, है ना, इस तरीके का। या आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो वेरिएबल है वो क्या कोई कैरेक्टर स्टोर करेगा, कैरेक्टर जैसे कि ABCD या कोई स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, तो जब भी हम वेरिएबल बनाएंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि ये वेरिएबल किस टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा। उसके बाद में वेरिएबल में डेटा को बाद में बदला जा सकता है। एक बार आपने किसी वेरिएबल में कोई डेटा स्टोर कर दिया, अब आप चाहें तो ज़रूरत पड़ने पर उस डेटा को बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट की उम्र स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, आपने एक प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम में आप एक किसी स्टूडेंट की एज को स्टोर करना चाहते हैं। तो आप एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा एज और उसमें आप किसी भी स्टूडेंट की उम्र को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप एज नाम का ही वेरिएबल बनाएं, आप किसी भी नाम का वेरिएबल बना सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड होता है कि आप जिस टाइप का वेरिएबल बनाएं आप उसमें उसी टाइप की वैल्यू स्टोर करें। जैसे अगर आपने एज नाम का वेरिएबल बनाया है तो आप इस एज नाम के वेरिएबल में नाम को स्टोर मत करिए, एज नाम के वेरिएबल में एज को ही स्टोर करिए। उसके बाद में अब हम समझते हैं कि वेरिएबल के प्रकार कौन कौन से होते हैं या टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं। सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल को उनके डेटा टाइप के आधार पर कई प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो आपका वेरिएबल किस टाइप का होगा वो डिपेंड करता है कि आपका वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। ये टाइप्स बताते हैं कि वेरिएबल में किस तरह का डेटा स्टोर होगा। ठीक है, तो आप जब वेरिएबल बनाएं तो आप ध्यान दें कि आप इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर करेंगे और उसी हिसाब से आप वेरिएबल का नाम और उसका टाइप डिसाइड करें। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये 4 टाइप के वेरिएबल हम बना सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और डबल। ठीक है, ये 4 टाइप के वेरिएबल आप बना सकते हैं। अगर आपको इंटीजर्स स्टोर करने हैं जैसे 1 2 -5, तब आप एक वेरिएबल बना सकते हैं। देखिए ये वेरिएबल का नाम है और ये वेरिएबल का प्रकार है।
ठीक है, ये वेरिएबल का क्या है, प्रकार है, टाइप है। मतलब एज नाम का वेरिएबल इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है, तो हमने उसमें एक इंटीजर स्टोर करा दिया। इस इक्वल टू का मतलब होता है, इस इक्वल टू का ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बारे में हम डिटेल में आने वाले वीडियोस में समझेंगे। इसका मतलब सिंपली बस ये होता है कि इस 20 को हमने एज नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। ठीक है, अब एज नाम का वेरिएबल इस 20 को स्टोर किया हुआ है। उसी तरीके से अगर आप किसी वेरिएबल को फ्लोट टाइप का बनाते हैं तो आप उस वेरिएबल में दशमलव वाली संख्या या डेसिमल नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं, जैसे 3.14 और 0.5। एग्जाम्पल के लिए आपने एक प्राइस नाम का वेरिएबल बनाया और ये वेरिएबल किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। इसका मतलब कि इस प्राइस नाम के वेरिएबल में आप दशमलव वाली वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने इस प्राइस नाम के वेरिएबल में 99.99 को स्टोर किया है। उसके बाद में आप किसी वेरिएबल को कैरेक्टर टाइप का भी बना सकते हैं। अगर आपने किसी वेरिएबल को कैरेक्टर टाइप का डिक्लेयर किया है तो आप उस वेरिएबल में कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये ग्रेड नाम का वेरिएबल है जो कि कैरेक्टर टाइप का है। इसका मतलब कि ये ग्रेड नाम का वेरिएबल कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है, और हमने इसमें एक कैरेक्टर जो कि ए है वो स्टोर किया है। जब भी आप कैरेक्टर्स स्टोर करेंगे तो आपको कैरेक्टर्स को सिंगल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब भी आप कैरेक्टर स्टोर करेंगे तो हमेशा कैरेक्टर्स को सिंगल कोट्स के अंदर लिख के ही स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद एक और टाइप का आप वेरिएबल बना सकते हैं जिसको हम डबल कहते हैं। बड़ी दशमलव संख्याएं अगर आपको स्टोर करनी है तब आप जो वेरिएबल का टाइप बनाएंगे वो डबल टाइप का बनाएंगे। ठीक है, फ्लोट टाइप के वेरिएबल में भी आप दशमलव वाली संख्या स्टोर कर सकते हैं, डबल टाइप के वेरिएबल में भी आप दशमलव वाली संख्या स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी दशमलव वाली संख्या बहुत बड़ी है, आपको बहुत बड़ा नंबर स्टोर करना है, तब आप अपने वेरिएबल को डबल टाइप का बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं एक पाई नाम का वेरिएबल है जो कि डबल टाइप का है। इसका मतलब कि पाई नाम के वेरिएबल में आप बहुत बड़ी दशमलव वाली संख्या रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ये है, यहाँ पे हमने ये जो 1, 2, 3 वेरिएबल्स बनाए हैं। पहला वेरिएबल है मार्क्स नाम का जो कि इंटीजर टाइप का है। इसका मतलब कि ये जो वेरिएबल है ये इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। अगर हम इसे विजुलाइज करना चाहें तो मेमोरी में ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि मेमोरी में एक स्पेस होगा। ठीक है, मेमोरी ब्लॉक, एक मेमोरी ब्लॉक रिजर्व हो जाएगा, और वो रिजर्व हो जाएगा मार्क्स नाम के वेरिएबल के लिए। और जब हम यहाँ पे 85 इसमें स्टोर करेंगे तो मेमोरी में कुछ 85 इस तरीके से मार्क्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जब हाइट नाम का वेरिएबल बनेगा तो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर हाइट नाम का ऐसे एक स्टोरेज जो है वो रिजर्व हो जाएगा, मेमोरी में एक प्लेस रिजर्व हो जाएगा, और उसको हम पॉइंट करेंगे हाइट नाम के वेरिएबल से, और इस मेमोरी के अंदर हम क्या स्टोर कर देंगे, दशमलव वाली संख्या। ठीक है, इसी तरीके से जब कोई वेरिएबल बना ग्रेड टाइप का तो भी मेमोरी में एक स्पेस रिजर्व हो जाएगा जिसका नाम होगा ग्रेड, और जब भी हम इस ग्रेड में कोई वैल्यू स्टोर करेंगे तो वो कहाँ जाके मेमोरी में ऐसे जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेरिएबल का टाइप बताते हैं कि वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, और उसमें हम करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को स्टोर कर देते हैं। अब हम समझते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं डिक्लेरेशन को। वेरिएबल को बनाना यानी कंप्यूटर को बताना कि हम एक वेरिएबल यूज़ करेंगे। इसमें वेरिएबल का नाम और टाइप बताया जाता है। वेरिएबल का डिक्लेरेशन मतलब होता है कि वेरिएबल बनाना। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करना मतलब हम कंप्यूटर को बता रहे हैं कि इस नाम का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, हमने बनाया है, भविष्य में हम इसको उपयोग करेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें बताना पड़ता है वेरिएबल का नाम और वेरिएबल का टाइप। ठीक है, वेरिएबल का नाम और वेरिएबल का टाइप। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए हमने एज नाम का एक वेरिएबल बनाया है, एज नाम का एक वेरिएबल जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। ठीक है, एज नाम का वेरिएबल जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। उम्र के लिए वेरिएबल डिक्लेयर किया है हमने। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, उसी तरीके से हमने यहाँ सैलरी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि फ्लोट टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मतलब हमने कंप्यूटर को बताया है कि एज नाम का वेरिएबल हमने बनाया है और ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, उसके बाद में
अब हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया, हमें उसमें कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी, वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद उसमें कोई वैल्यू को डालना, ठीक है, वैल्यू को स्टोर करना, उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि हमने एक वेरिएबल का नाम लिया, उसका हमने टाइप बताया और उसमें हमने कोई वैल्यू स्टोर करा दी, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल में हमने वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए, ये इतनी प्रोसेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है वेरिएबल का डिक्लेरेशन और ये पूरी की पूरी लाइन हो जाएगी डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, ठीक है। जब हम डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेयर करना मतलब होता है कि मेमोरी में हमने एक एज नाम का वेरिएबल बना दिया है, हमने मेमोरी में एक स्पेस रिजर्व कर दिया है एज नाम के वेरिएबल के लिए। अब जब हम इनिशियलाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल में वैल्यू रख रहे होते हैं, तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दिया, मतलब हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, उसमें कुछ वैल्यू दे दी। उसी तरीके से हमने सैलरी नाम का वेरिएबल बनाया जो कि फ्लोट टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है और उसमें हमने एक वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। उसके बाद में वेरिएबल के नाम रखने के कुछ नियम होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सही नियम का उपयोग करके वेरिएबल की नेमिंग करेंगे तभी आपका प्रोग्राम सही से रन करेगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे जब हम वेरिएबल का नाम रखें तो नाम जो होगा वो अक्षर या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। जब भी आप वेरिएबल का नाम रख रहे हैं, जैसे हमने ऊपर वेरिएबल का नाम रखा था ना, एज, सैलरी, है ना, ऐसा हमने नाम रखा था, तो देखिए ये जो वेरिएबल का नाम है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये अक्षर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, ए से स्टार्ट हो रहा है, ये एस से स्टार्ट हो रहा है। या तो वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, आप ऐसा भी लिख सकते थे, एज अंडरस्कोर सैलरी, ऐसा भी लिख सकते थे, ये भी सही है। तो वेरिएबल का नाम जब भी आप रखेंगे तो वेरिएबल का नाम का शुरुआत ये तो लेटर से होना चाहिए या तो अंडरस्कोर से होना चाहिए। केवल अक्षर, अंक और अंडरस्कोर का ही प्रयोग करें। जब भी आप वेरिएबल का नाम रखें तो आप अक्षर का उपयोग करें, अंक का उपयोग करें और अंडरस्कोर का उपयोग करें। लेकिन हमें ध्यान इस बात पे देना है कि कभी भी वेरिएबल का नाम अंक से शुरू ना करें, ठीक है। जैसे हमने यहाँ एज दिया ना, तो हम एज 1 दे सकते हैं, ठीक है, एज 1 ये सही नाम है। लेकिन अगर हम ऐसा कर देंगे 1 एज तो ये गलत नाम है। आप इस बात को ध्यान दें कि शुरुआत हमेशा आप लेटर या अंडरस्कोर से ही करेंगे, लेटर से या तो अंडरस्कोर से। लेकिन आप बीच में कुछ भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एज 1 किया है तो ये एकदम सही है, ठीक है, ये एकदम सही है। आप बाद में बीच में, जैसे मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, एज अंडरस्कोर 1 अंडरस्कोर फाइनल, ठीक है, ये भी सही है ना। बस हमें शुरुआत ध्यान देना है, शुरुआत में लेटर होना चाहिए या तो अंडरस्कोर होना चाहिए, बीच में आप अंक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें स्पेशल सिंबल का उपयोग नहीं करना है, कोई स्पेस या स्पेशल सिंबल उपयोग ना करें, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि हमने लिखा एज और फिर 1, ठीक है, यहाँ स्पेस आ गया ना, ये स्पेस आ गया तो ये गलत है, ठीक है। हमें बीच में स्पेस नहीं देना है और ना ही बीच में कोई स्पेशल सिंबल उपयोग करना है, जैसे हैश हम उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। कोई स्पेशल सिंबल आप उपयोग मत करिए वेरिएबल के नाम में। उसके अलावा इंटीजर, फ्लोट जैसे कीवर्ड्स को नाम में उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे कि जब हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि रिजर्व किए गए हैं, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, मेन हो गया, है ना, बूल हो गया, ये सब ऐसे करके बहुत सारी कीवर्ड्स हैं जो कि रिजर्व किए गए हैं। तो उन कीवर्ड्स का उपयोग हमें नहीं करना है वेरिएबल का नाम रखने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, सही नाम और गलत नाम, ठीक है। सही नाम ये सारे हैं और गलत नाम ये सारे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये माइनस साइन का उपयोग किया है इसलिए गलत है। तो इस तरीके से हमें नेमिंग करना है वेरिएबल का। अब चलिए अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि हम किस तरीके से एक प्रोग्राम में वेरिएबल्स का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम बना हुआ है, ये सी प्रोग्राम है। आप इसको देख के घबराइए मत कि ये सब क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इसको देख के आप मत घबराइए। आने वाले वीडियोस में हम खूब चर्चा करेंगे, खूब प्रोग्राम बनाएंगे। अभी बस आप ये समझिए कि वेरिएबल्स कहाँ डिक्लेयर किए गए हैं और वेरिएबल का उपयोग कैसे किया गया है। देखिए यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है ना, यहाँ पे एज नाम का वेरिएबल है, यहाँ पे इनिशियल नाम का वेरिएबल है, यहाँ मार्क्स नाम का वेरिएबल है। एज नाम का वेरिएबल इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा और हमने इंटीजर स्टोर भी कर दिया। इनिशियल नाम का वेरिएबल कैरेक्टर स्टोर करेगा और हमने कैरेक्टर स्टोर भी कर दिया। मार्क्स नाम का वेरिएबल फ्लोट
टाइप के डेटा को स्टोर करेगा और हमने फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर भी कर दिया। ठीक है, उसके बाद में प्रिंट फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन का उपयोग हम करते हैं वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। ये सब देख के आप घबराइए मत। ठीक है, जब पहली बार सी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो ये सब थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद जब प्रोग्रामिंग में आप यूज टू हो जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको आसान लगने लग जाएंगी। ठीक है, अभी बस आप ये समझिए कि इन लाइनों का उपयोग करके हम इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सारे वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का आउटपुट मिलेगा कि स्टूडेंट एज 20, इनिशियल आर और मार्क्स 85.50। ठीक है, एक और एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप सिंटेक्स में मत ध्यान दीजिए कि ये क्या है ये क्या है, सब नहीं, बस आप ये देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया गया है। तो यहाँ पे num1 नाम का वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है, num2 नाम का वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है, और sum नाम का वेरिएबल है जो कि num1 में जो वैल्यू है और num2 में जो वैल्यू है उन दोनों को ऐड करने के बाद sum नाम के वेरिएबल में उसको स्टोर करा रहा है। अगर समझ में नहीं आया तो मैं इसको बना के बताता हूँ। हमने एक num1 नाम का वेरिएबल बनाया, हमने एक num2 नाम का वेरिएबल बनाया। num1 नाम के वेरिएबल में हमने 10 स्टोर किया, num2 नाम के वेरिएबल में हमने 20 स्टोर किया। ठीक है, उसके बाद हमने एक और वेरिएबल बनाया sum नाम का। sum नाम के वेरिएबल में हमने क्या स्टोर किया, sum नाम के वेरिएबल में num1 में क्या स्टोर है, 10। num1 में जो 10 स्टोर है उसमें हमने जोड़ा किसको, num2 में क्या स्टोर है, num2 में 20 स्टोर है। तो 10 और 20 को हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला, 30। इस 30 को हमने कहाँ स्टोर किया, sum नाम के वेरिएबल में। उसके बाद में यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इस प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से हमने sum की वैल्यू और num1 num2 दोनों की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। इसलिए हमें आउटपुट में मिलेगा कि sum ऑफ 10 एंड 20 इज़ 30। ठीक है, आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में समझाऊंगा। अभी बस आप ये समझिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे करते हैं, और वेरिएबल की हम नेमिंग किस तरीके से करते हैं। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल का नाम सही चुनें, हमेशा ऐसा नाम चुनें जो वेरिएबल के उद्देश्य को दर्शाए, जैसे एज, टोटल मार्क्स। तो जब भी हम वेरिएबल का नाम रखें तो आप कोशिश करिए कि वेरिएबल के नाम आप ऐसे रखें जो कि उसका उद्देश्य भी मतलब जस्टिफाई करे, उद्देश्य को जस्टिफाई करे। जैसे एज नाम के वेरिएबल में हम एज ही स्टोर करेंगे और टोटल मार्क्स नाम के वेरिएबल में हम टोटल नंबर ही स्टोर करेंगे। मेमोरी का ध्यान रखें, गलत डेटा टाइप चुनने से प्रोग्राम में एरर आ सकता है, इसलिए आपको जिस टाइप का डेटा स्टोर करना है उसी टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करें। इनिशियलाइजेशन जरूरी है, बिना इनिशियलाइजेशन किए वेरिएबल यूज़ करने से गलत रिजल्ट मिल सकता है। तो जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करें तो उसको इनिशियलाइज भी करें। ठीक है, नहीं तो अगर आप इनिशियलाइज नहीं करेंगे और वेरिएबल में कोई भी वैल्यू नहीं है और आप उसको बाद में जब यूज़ करेंगे तो आपको गलत रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब आज की इस वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं। आज की इस वीडियो में हमने समझा कि वेरिएबल्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नींव होते हैं। इनका सही उपयोग करने से कोड साफ, सही और पढ़ने योग्य बनता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस नोट्स से पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसका उपयोग करके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको वीडियो पसंद आया, उपयोगी लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।